हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों मैं वाई सिंह आज एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ जीके मॉक टेस्ट का भाग 37वां लेकर। दोस्तों इसके पहले हम लोग 36 भाग पूरे कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखे हैं या चैनल पे नए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो यानी कि भाग 37। तो देखते हैं आज का पहला सवाल है हमारा, तिरंगा फहराने की स्वतंत्रता का संबंध निम्न में से किस अनुच्छेद से है। तो दोस्तों तिरंगा फहराने की स्वतंत्रता आती है हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ पर है दोस्तों? बोलने की आज़ादी, अनुच्छेद 19 में, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अगर दोस्तों इसमें थोड़ी सी चीज़ और ऐड कर देते हैं, एक चीज़ अगर इसका स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं तो अगर स्टैंडर्ड बढ़ा देंगे तो किस तरह से हो जाएगा ये सवाल कि ये आया कहाँ से, तिरंगा फहराने की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार कब बनाया गया। तो दोस्तों ये नवीन जिंदल बनाम भारत संघ एक वाद है, 2004, इसमें तिरंगा फहराने को मौलिक अधिकार माना गया, ठीक है दोस्तों। ये भी याद रखना आप लोग, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल है हमारा, खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं का आरंभ निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया। तो दोस्तों खुली जो प्रतियोगी परीक्षा यानी कि कंपटीशन एग्जाम की शुरुआत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1853 के एक्ट यानी कि चार्टर एक्ट 1853, और इस समिति का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले, ठीक है दोस्तों। ये भी याद रखना है, यानी कि 1853, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस तरह से सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल है हमारा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों योजना आयोग की स्थापना भारत में नीति निर्माण के उद्देश्य से बेहतर कार्य प्रशासन के संचालन हेतु 15 मार्च 1950 को हुई थी। कहीं कहीं दोस्तों ऐसा भी आता है, वैसे कम ही आता है, उसके चांस कम होते हैं कि योजना आयोग के संस्थापक, तो उसमें पंडित नेहरू का नाम आता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा इसका काम क्या था? 1950 को तो स्थापना हो गई, अभी हाल बताया ना कि नीति निर्माण के लिए काम करना था। जैसे जो पंचवर्षीय योजनाएं आती थी भारत के विकास हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन, पंचवर्षीय योजना, किस योजना में क्या हुआ, किस चीज़ का कितना लक्ष्य रखा जाएगा, तो ये सब किस में कौन देखता था? योजना आयोग। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 1950। अच्छा और ये ख़त्म कब हो गया है? इसको ख़त्म किया गया था 13 अगस्त सन 2014 में। इसका स्थान किसने लिया है? आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, नीति आयोग ने, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल है हमारा, शब्द डेमोग्राफी का संबंध निम्न में से किससे है। तो दोस्तों जनगणना के अध्ययन को या जनगणना को डेमोग्राफी जनसंख्या से संबंधित शब्द है, जनगणना के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, हर कोई जानता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, काफ़ी परीक्षा में पूछा जा चुका है। और ये किस राज्य में पड़ता है ये मैं बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल है हमारा, तानसेन सम्मान प्रदान करने वाला राज्य है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगे भी इसकी संभावना हमेशा बनी ही रहती है आने वाली परीक्षाओं में। तो दोस्तों तानसेन सम्मान की शुरुआत की गई थी 1980 में, ठीक है दोस्तों। अच्छा ये दिया किस क्षेत्र में जाता है? ये तो तानसेन का नाम सुन के ही समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये दिया जाता है, फिर भी मैं बता देता हूँ, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। शास्त्रीय संगीत में जो भी उत्कृष्ट कार्य करता है उसको ये सम्मान दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो इसके बारे में हो गया। अब सवाल हमसे पूछा गया देता कौन है, तो तानसेन सम्मान देता है। अच्छा तानसेन कहाँ के थे? ग्वालियर यानी कि ग्वालियर के एक गांव, कहीं कहीं बिल्कुल सटीक इस तरह से बेहत गांव है, ये भी याद रख देना। अगर आप लोग एमपी से हैं तो एमपी स्पेशल में बेहत भी आ जाता है, तो ग्वालियर एमपी में। तो जब तानसेन एमपी के थे तो ये कौन सी सरकार देगी या कौन सा राज्य देगा? मध्य प्रदेश। मतलब तानसेन सम्मान देने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है।
तो दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक यानी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। और इसका मुहाना कहाँ पे, मतलब कहाँ पे जाके गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी। अच्छा दोस्तों, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है। तो दोस्तों किसके मध्य होता है, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये भी याद रखना, काफ़ी परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो इसका कावेरी नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, सही है। अगला क्वेश्चन है सैंधव कालीन नगर कालीबंगन, मतलब कौन सा नगर कालीबंगन वर्तमान में किस राज्य में है। दोस्तों पूछा गया है कि जो सिंधु सभ्यता में कालीबंगन राज्य मिला था, जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था उस समय, तो वो किस राज्य में है, वर्तमान स्थिति क्या है उसकी। ऑप्शन में क्या है, पंजाब पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान, राजस्थान और गुजरात। तो दोस्तों यह है राजस्थान में, पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब पाकिस्तान में क्या है दोस्तों, हड़प्पा। ठीक है दोस्तों, सिंध में मोहनजोदड़ो पड़ता है, पाकिस्तान में ही। राजस्थान में तो आपका ये कालीबंगन ही हो जाएगा। और गुजरात में कौन सा है, उस समय का प्रसिद्ध पत्तन यानी कि लोथल। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रख कर लेना आप लोग। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा सी राजस्थान सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ भी है। अगर आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है या गहराई से पढ़ा है तभी आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके पहले गैर हिंदू अध्यक्ष दूसरे अधिवेशन यानी कि दूसरा अधिवेशन कब होगा, 1886 में। किसे बनाया गया था, तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कौन थे, ये दादा भाई नौरोजी पारसी थे, हिंदू नहीं थे दोस्तों। ठीक, प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे। और इसके बाद कौन बनते हैं, प्रथम मुस्लिम, ये तीसरे अधिवेशन में बनते हैं 1887 में। और चौथे में जॉर्ज ज्यूले बनते हैं, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हुए थे उस समय। तो इस शुरू के 4 अधिवेशन में जो अध्यक्ष बना है दोस्तों, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि दादा भाई नौरोजी सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का संपादक रहा है। तो दोस्तों यह समाचार पत्र 1903 में दक्षिण अफ्रीका में चलता है, दक्षिण अफ्रीका में। तो दोस्तों अब आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, अगर दक्षिण अफ्रीका शब्द है तो जाहिर सी बात है महात्मा गांधी इसके संपादक रहेंगे। और इनका उद्देश्य क्या था, दक्षिण अफ्रीका में गोरों के खिलाफ यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो नस्ल भेद नीति चल रही थी उसके खिलाफ भारतीयों को जागरूक करना और एकत्रित करना। तो दोस्तों याद रखना महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी। तो दोस्तों पुरंदर की संधि सवाई राजा जयसिंह व छत्रपति शिवाजी के मध्य हुई थी। और ये हुई कब थी, 1665 में। अच्छा, सवाई जयसिंह मुगल की तरफ से सेनापति थे, तो उन्होंने शिवाजी के किले यानी कि पुरंदर के किले को घेर लिया था, जिससे फिर शिवाजी को संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। ठीक है दोस्तों, 1665 ये भी याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ का मेला नहीं लगता है। तो दोस्तों ये भी अगर आप लोगों को मालूम ना हो मैं जानकारी दे देता हूँ कि कुंभ का मेला सिर्फ 4 शहरों में लगता है। वो कौन कौन से हैं, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, नहीं लगता है। तो दोस्तों नहीं लगता है वाराणसी में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें एक और होगा, वो कौन सा होगा, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, चौथा है हरिद्वार। इन 4 शहरों में कुंभ का मेला लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी सही याद रखना आप लोग, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल है जल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों वो पूछा गया नेवी का वेस्टर्न हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के मुंबई में। नेवी, जल सेना नेवी को भी बोलते हैं ना दोस्तों। नेवी का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय यानी कि वेस्टर्न हेडक्वार्टर, तो मुंबई यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। कोच्चि में दक्षिण है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। गैस परियोजना कैथलगुड़ी किस राज्य में है। तो दोस्तों कैथलगुड़ी गैस परियोजना असम राज्य में
चलती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का भी सही होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, अंगूर का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों अंगूर का शीर्ष उत्पादक राष्ट्र महाराष्ट्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? अगर दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी भी लिखा होगा या कहीं कहीं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी लिखा होता है या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता, इस तरह से नाम आता है, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी काफ़ी बनी हुई थी दोस्तों। लेकिन अगर किसी अन्य का पूछा गया है तो उसके साथ उसका नाम अवश्य मिलेगा आपको, बिल्कुल ज़रूर अनुवाद हो जाता है। अगर सिर्फ एशियाटिक सोसाइटी लिखा है तो समझ जाओ कि वो बंगाल की बात हुई, जिसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी 1784 में। और किस लिए की थी? विलियम जोन्स ने भारतीय संस्कृति के अध्ययन हेतु, भारतीय संस्कृति के अध्ययन हेतु विलियम जोन्स ने संस्कृति के अध्ययन हेतु। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना की क्यों थी। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1784 में विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी, सही हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? सारनाथ बिल्कुल नहीं है। सारनाथ क्या है? यहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। श्रावस्ती, यहाँ यही सही होगा, यहाँ पे उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। ठीक है दोस्तों, उरुवेला में ज्ञान प्राप्त किया था। ये चारों शब्द मतलब चारों जगह के स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित हैं, ये आप लोग नोट कर लेना। कुशीनगर में उनको महापरिनिर्वाण मिलता है, यानी कि उन्हें देह को त्याग देते हैं। महापरिनिर्वाण क्या कहा गया उसको? ठीक है दोस्तों, तो ये होगा, हमसे क्या पूछा गया? सर्वाधिक उपदेश, यानी कि श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये नोट कर लेना आप लोग दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अभी विश्व वानिकी दिवस कब मनाया गया था? 21 मार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किसे इस दशक की विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय किशोरी बताया गया? तो दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट का नाम क्या था? डिकेड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिकेड इन रिव्यू, मतलब दशक का रिव्यू, एक दशक का रिव्यू। तो उसमें सबसे प्रसिद्ध या लोकप्रिय किशोरी किसे बताया गया है? तो दोस्तों वो हैं सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 2014 में। किस लिए? शांति के लिए। अच्छा, इनकी उम्र क्या थी उस समय? उस समय इनकी उम्र भी मात्र 14 वर्ष थी। ये शिक्षा के लिए काम करती हैं पाकिस्तान में, खास तौर से महिलाओं की शिक्षा हेतु इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। और इनके साथ एक फैक्ट और बनता है कि मलाला यूसुफजई के साथ किस भारतीय को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? तो वो थे कैलाश सत्यार्थी, संयुक्त रूप से मिला था दोनों को, ये भी याद रखना, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है दोस्तों, इन्हें भी यही नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला था 2014 में ही। ये भी बच्चों के लिए काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किशोरी मलाला यूसुफजई, ऑप्शन नंबर डी। आज का आखिरी सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों भारत पर्व 2020 का आयोजन या भारत पर्व एक वार्षिक कार्यक्रम है, यानी कि प्रति वर्ष होने वाला कार्यक्रम है। और ये कब मनाया जाता है? ये 26 जनवरी की जो परेड होती है ना प्रति वर्ष, उसके बाद, मतलब 26 जनवरी से परेड के तुरंत बाद ये भारत पर्व मनाया जाता है। 26 जनवरी परेड के तुरंत बाद, और ये 26 जनवरी से चलता है पूरी जनवरी माह में, यानी कि 31 जनवरी तक। तो ये एडिशनल फैक्ट है, इनको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, यानी कि 26 जनवरी से 31 जनवरी तक चलता है। तो 26 जनवरी की परेड के बाद मनाया जाता है। अच्छा, इसमें हमसे पूछा गया शहर, तो जाहिर सी बात है नई दिल्ली होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। तो देखते हैं अब कल का सवाल। कल आप लोगों से क्या पूछा गया था? कल आप लोगों से पूछा गया था कि वह सल्तनत कालीन सुल्तान जिसने रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई। तो गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन, बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, बलबन ने इसके अलावा क्या क्या, किस लिए इसको याद किया जाता है इतिहास में, या हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्यों है महत्वपूर्ण? नौरोज प्रथा प्रारंभ की थी। अच्छा, इसी को क्या कहा गया कि पारसी प्रथा प्रारंभ करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक, तो भी बलबन होगा। इसके अलावा एक की थी पाबोस, यानी कि पारों
पैरों को चूमना, और एक सजदा प्रथा, झुककर सुल्तान को सलाम करना। ठीक है दोस्तों, तो इसका बलवन था सही आंसर। देखते हैं अब आज का सवाल, आज का यानी क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, निम्न में से कौन सा मंडल पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, यानी सबसे पृथ्वी से सबसे करीब का मंडल या पहला मंडल कौन सा है, पूछा गया है दोस्तों। काफ़ी अच्छे से डायग्राम के द्वारा मैं इसको पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक की दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियोज़ पसंद आए तो वीडियोज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट ज़रूर किया करें दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है तो भी आप कमेंट करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे ही कमेंट करना है, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको ज़रूर आपकी कमेंट एक एक कमेंट देखी पढ़ी जाती है यहाँ पर दोस्तों, आपको ज़रूर उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, क्विक रिस्पॉन्स यानी कि जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों कल फिर इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।